विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दमदार 10 में आज बात बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक की होगी। कई ऐसी खबरें दिन भर सामने आई हैं जिन पर हमारी नजर दिन भर थी और विस्तार से उन खबरों पर बात करेंगे। वो खबरें जो दिन भर आपने कहीं नहीं देखी होंगी, सिर्फ रिपब्लिक भारत पर दमदार 10 में आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह की बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और वहां पर हालात खराब होना कोई नई बात नहीं है। सरकारों का उसको अनदेखा करना भी कोई नया नहीं है। सत्ता में कोई भी हो, जंगल राज और बिहार की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह हमेशा रहते हैं। हाँ, सरकार की लीपापोती लगातार जारी थी, है और आगे भी रहेगी, ऐसा लगता है। तभी तो एक कारोबारी की सरेआम हत्या पर भी नीतीश सरकार को जैसे हमेशा की तरह कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिस इज नॉट जंगल राज, ये राक्षसों का राज है। राक्षस इस राज में तांडव कर रहे हैं। बिहार में बहार है, कानून व्यवस्था पर सवाल हजार हैं। नीतीश सरकार है। तारीख 4 जुलाई, समय 11:37। पटना के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेमका गांधी मैदान राम गुलाम चौक स्थित अपने घर के पास कार से उतर रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन हैरानी की बात है कि मात्र 500 मीटर दूर थाने में बैठे वर्दी वाले बाबुओं को गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी। इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है, 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया, न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आरजेडी के राज में जंगल राज की बात करने वाले नीतीश सरकार को गुंडा राज की सरकार बताया जा रहा है। बगल में डीएम साहब का आवास है, एसपी साहब का आवास है, बगल में थाना है और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खेमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे, उस समय भी एनडीए का सरकार था। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी का पहचान भी हो चुका है और सरकार पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा एसआईटी जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ेगी। मैं ये भी अपेक्षा करूंगा अगर कहीं कोई चूक हुई है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, कोई तुलना का मतलब नहीं है। अब लालू जी के राज में क्या होता था मैं बनाना शुरू करूं क्या? 1.5 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी, उसकी भी बात करिए। 1.5 किलोमीटर पर विपक्ष और सारा मंत्री। ये 4 किलोमीटर के मेरीन ड्राइव जब 1 साल में सुरक्षित नहीं है तो ये बिहार सुरक्षित करेंगे? प्रशासन ने एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन सवाल है सुशासन में प्रशासन का इकबाल कहां है? कहां है वर्दी का खौफ और कहां है मुहावरा सेट करने वाले कि बिहार में बहार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ तो बिहार में कानून व्यवस्था हाशिए पर है और तेजस्वी यादव किसी और बात को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। अब ये मत सोचिए आप कि आखिर तेजस्वी परेशान क्यों हैं, सोच लीजिए, क्योंकि खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बिहार की व्यवस्था पर सवाल तो पूछते हैं लेकिन परेशान नहीं होते हैं। अभी वो परेशान है इलेक्शन कमीशन से और परेशानी उनकी धर्मपत्नी से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी परेशान है। तेजस्वी घर से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच जाते हैं और फिर सवाल पूछने लगते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से वोटरों से मांगे जाने वाला दस्तावेज तेजस्वी को खाया जा रहा है। उसके पीछे वजह वोट बैंक तो है ही, साथ ही तेजस्वी को अपनी पत्नी के वोटर लिस्ट से हटने की भी चिंता सता रही है। हमारी जो धर्म पत्नी है वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का।
2 महीना 3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था, उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर ही का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है। तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। माथे पर चिंता की लकीर लिए तेजस्वी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए सरकार गरीबों का नाम कटवा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहीं से खत्म करने की साजिश हो रही है। लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हर किस नहीं चलेगा। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग 2003 के बाद बिहार में पहली बार मतदाता सूची का रिवीजन करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने कहा कि जिन लोगों के नाम 2003 में वोटर लिस्ट में थे, उन्हें इसका प्रमाण देना होगा। आयोग के इसी फैसले पर सियासी घमासान मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ तो पक रहा है, तभी तो एक दूसरे के धुर विरोधी ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है दोनों को एक साथ में देखकर कि क्या ये मिलाप दोनों नेताओं के अच्छे दिन ला पाएगा। आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। देवाभाव का खौफ या राजनीतिक मजबूरी, 2 दशक बाद ठाकरे बंधु एक मंच पर आए। राजनीतिक अस्मिता कहीं ना कहीं भाषाई अस्मिता से बड़ी हो गई थी। हिंदी और उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलकर महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को जिंदा रखने वाले राज ठाकरे का फिर एक बार भाई उद्धव के साथ मंच साझा करना मजबूरी और विकल्प दोनों था। ज्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या। चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। सगळं सुरू होईल आता। राज ठाकरे ये कहते दिखे कि मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी जारी रखी जाए और मारपीट भी, और अगर इसे गुंडागर्दी कही जाए तो हाँ, हम गुंडे हैं। ठाकरे बंधुओं की नफरत की सियासत पर सीएम फडणवीस ने जोरदार पलटवार किया। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। गुंडागर्दी, मारपीट और बवाल के बीच राज ठाकरे को रामदास अठावले ने नसीहत दी कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलेगा। राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो, तो अगर वो थप्पड़ मारते तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। जो गुंडागर्दी करेगी उनको जेल में डालना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। हिंदी भाषियों को अगर अब मारोगे भाषा के नाम पे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। राज साहब ठाकरे, आपके डर के आगे हमारी जीत हो गई है। सत्ता से बाहर बैठे दोनों भाई क्या भाषाई जंग छेड़ कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? और सवाल यह भी कि क्या महाराष्ट्र के युवकों को मारपीट और गुंडागर्दी में धकेलने से मराठी अस्मिता बचाई जा सकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस समय नेता एक दूसरे को सोशल मीडिया पर कोस रहे हैं। आरोप सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं तो जवाब भी वही मिल रहा है। जनता समस्याओं पर सवाल पूछती है तो नेता आपस में उलझकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर सियासी राह, डिप्टी सीएम और एक्स सीएम में तकरार, नंबर का हेरफेर और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती सियासत का क्या बेजोड़ उदाहरण देखने को मिला है। टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़कों के बारे में जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो जवाब के बदले आम जनता को मिला पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नंबर।
दरअसल छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी सरकार जी जान से लगी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक नंबर पोस्ट करते हुए लिखा, घुसपैठियों को लेकर सिर्फ बातें ना हो, अगर जानकारी है तो उसे शेयर करें। इस पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट कर पूछ लिया, अगर सड़कें टूट जाएं और दलदल बन जाएं तो शिकायत कहां करें मंत्री महोदय। इस पर विजय शर्मा ने तुरंत जवाब दिया और एक नंबर साझा करते हुए लिखा, इस नंबर पर शिकायत करें क्योंकि ये इन्हीं की देन है। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था, जिसके बाद बघेल भी डिजिटली तंज कसते दिखे। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कमाल है विजय शर्मा जी, आपके अधिकारी घुसपैठिए नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको जनता के पास जाना पड़ रहा है। सड़कों की दुर्गति ठीक करने के लिए आप मेरा नंबर लोगों को बांट रहे हैं। 5 वर्षों में वो सड़क नहीं बनी, पैसा भी स्वीकृत नहीं हुआ। अभी हमने 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 4 करोड़ स्वीकृत कराया है, टेंडर हो चुका है, काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी वो जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में उनको बैठना नहीं चाहिए, उस गड्ढे में उनको लेटना चाहिए। वो जो गड्ढा है ना, ये उन्हीं का बनाया गड्ढा है, ये मोहम्मद अकबर जी का और भूपेश बघेल जी का बनाया हुआ गड्ढा है। ये इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए। डिजिटली सियासी तकरार तो बदस्तूर जारी रहेगी, लेकिन अहम सवाल यह है कि जनता के मुद्दे कब तक राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नाम में क्या रखा है, ये मुहावरा तो आपने, ये सवाल तो कई बार सुना होगा, लेकिन नाम से पहचान छिपाने की बात शायद पहली बार सुन रहे होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पहचान छिपाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन अब रिपब्लिक भारत देश की राजधानी दिल्ली में उन लोगों की पहचान सबके सामने ला रहा है जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ दुकानदार चल रहे हैं। पहचान छिपाकर दुकान चलाने वालों के खिलाफ जैसे तैसे मुहिम तेज हो रही है तो पता चल रहा है कि देश के हर कोने में नाम जिहाद का खेल धड़ल्ले से जारी है। यूपी, उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली में पहचान छिपाकर दुकानों में खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली में नाम बदलकर डेयरी चलाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ। रिपब्लिक भारत के रियलिटी चेक में न्यू विजय डेयरी नाम से चल रही दुकान को स्कैन किया तो नाम साबिर अली निकला। न्यू जहान पनीर भंडार का मालिक शाहनवाज खान निकला। राजा डेयरी चलाने वाला मोहम्मद इकबाल है। ये आपको एक डेयरी नजर आ रही होगी, न्यू विजय डेयरी। अगर इसके हम स्कैनर को स्कैन करते हैं तो देखिए, स्कैनर को स्कैन किया और यहाँ पे नाम जो है मालिक का शाबिर अली आ रहा है। हिंदू मोर्चा ने ये आरोप लगाया है कि नाम बदल करके यहाँ पे डेयरी का संचालन किया जा रहा है। सबसे पहले जो दुकान के मालिक हैं हम उनसे ही बात करते हैं। आप इस डेयरी के ओनर हैं। ये आरोप लग रहा है कि नाम जो है ये विजय डेयरी रखा गया है और आपके 2 ऐसे डेयरी है जो हिंदू नाम है बदल करके चलाया जा रहा है, जबकि अगर हम स्कैनर में स्कैन करते हैं तो शाबिर अली आता है। आप शाबिर अली हैं? हाँ, शाबिर अली हूँ, मगर ये दुकान का कम से कम 30 साल से चल रही है जी। तो आपका नाम शाबिर अली है? हाँ। और डेयरी का नाम विजय डेयरी? हाँ। तो मैडम मेरे तो उस नाम का सबको पता है। पहचान बदलकर हिंदुओं को सामान बेचने का मामला जैसे ही सामने आया, हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों में नाम बदलकर डेयरी चलाने को लेकर भारी आक्रोश है। हम सोचते थे हिंदू डेयरी है, लेकिन जब स्कैन किया तो पता लगा कि मुस्लिम नाम आ रहा है। हमारा त्यौहार आ रहे हैं और उनका कोई पता नहीं कब थूक के डाल दे, कब क्या कर दे। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। बस हमारी तो यही इनसे है कि आप अपना नाम चेंज कर लो, बात खत्म। हमारी केवल मांग यही है, केवल अपना जो काम करो अपना नाम से करो। और भी बहुत सारी डेयरी हैं, कई नाम से हैं, लेकिन सब हिंदुओं के नाम पर है, लेकिन सारे मोमडन है। इनका पेटीएम करते तो पता लगता है कि मोमडन है। क्या वो मजबूरियां बन रही हैं जो आप भ्रमित करके लोगों से अपनी असली पहचान छुपा के एक हिंदू बोर्ड लगा के सामान बेच रहे हो? क्या अगर आप अपनी पहचान के साथ अपना कोई प्रोडक्ट बेचेंगे क्या वो नहीं बिकेगा? नाम जिहाद शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है। जो भी व्यक्ति अपना नाम बदल करके किसी फेक नाम से कोई व्यवसाय कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है तो कानून की नज़र में दोषी है, उसको सज़ा मिलेगी। जो लोग सतर्क हैं, ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं, वो सूचना देते रहें। बस कानून हाथ में न लें, मारपीट नहीं होनी चाहिए, मगर ऐसे लोगों की रिपोर्टिंग हो ताकि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। डेयरी विवाद को लेकर हिंदू संगठन ने शिकायत भी दी है।
सोचने वाली बात यह है कि देश के न जाने कितने कानों में नाम जिहादी आस्था के साथ खिलवाड़ करते होंगे। ऐसे में आप सतर्क और सजग रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते हैं, संदेश देते हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ ठेकेदार सड़क निर्माण में घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। फिर चाहे ग्वालियर की खस्ताहाल सड़क हो या फिर जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे के हालात, सब भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गए हैं। पंजाब के अमृतसर से लेकर गुजरात के जामनगर तक बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे की हालत देखकर लगता है जैसे सड़क नहीं ठेकेदारों की लापरवाही का स्मारक बनाया गया हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भले ही 2 करोड़ 80 लाख का जुर्माना ठोका और ठेकेदार कंपनी को भविष्य की नीलामियों से बैन कर दिया, लेकिन सवाल तब भी वही है, जनता के टैक्स के पैसे का ये हाल क्यों? 80,000 करोड़ की इस मेगा परियोजनाओं को सबसे बढ़िया बताया गया, जो पंजाब से गुजरात तक विकास की रफ्तार लाने वाला था। लेकिन 4 महीने में ही सड़क की दुर्दशा ने बता दिया कि ठेकेदारों ने शायद सीमेंट की स्थान पर रेत और बालू का गारा इस्तेमाल किया था। टूटे फुटपाथ, धंसी सड़कें और जनता के सपने चकनाचूर। एक्सप्रेसवे की खराब हालत के बाद वीडियो सामने आने पर एक्शन तो लिया गया, लेकिन ठेकेदारों की जेब से 2 करोड़ 80 लाख निकालना जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है। जनता का पैसा जो सड़कों पर रफ्तार लाने के लिए था, वो ठेकेदारों की जेब में रफ्तार पकड़ रहा है। NHAI के इंजीनियर सस्पेंड हुए, ठेकेदार बैन हुए, लेकिन क्या ये कार्रवाई जनता के भरोसे को वापस ला पाएगी? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे एक्सप्रेसवे बनते रहेंगे जो बनने से पहले ही टूटने की गारंटी दे दें। तो सरकार ध्यान दे, अगली बार सड़क बनवाए तो ठेकेदारों को बोलिए सड़कें ऐसी बनाए जो जनता के पैसे की इज्जत रखें, ना कि उनकी जेब की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मैं आपको एक ऐसे इंसान रूपी जानवर की असलियत दिखाने जा रही हूं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिसके सिर पर ऐसी सनक सवार थी कि उसने एक कुत्ते पर 1-2 नहीं 5 राउंड फायरिंग कर दी। इसीलिए इंसानियत तब मर जाती है जब बेजुबानों को मारने की सोच मन में जन्म लेती है। जानवरों से भी बदतर है इस इंसान का चेहरा, जो इंसानियत जैसे शब्दों को मुंह चढ़ाता है। यूपी के बिजनौर में कुत्ते के भौंकने पर रिटायर्ड इंजीनियर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि कुत्ता रिटायर्ड इंजीनियर के घर के सामने गली में रहता था, आरोपी को देखकर भौंकता था। इसी बात ने नाराज होकर सिर फिरे रिटायर्ड इंजीनियर ने कुत्ते पर 5 राउंड गोली चला दी। कुत्ते को गोली मारने की घटना 4 जुलाई की है। बिजनौर के सावित्री कॉलोनी में इंजीनियर ने गोली मार दी। गली में कुत्ते के भौंकने पर गोलियों से भून दिया। सीसीटीवी में राजवीर सिंह गली में खड़ा दिख रहा है। तभी कुछ देर बाद कुत्ता आता है। इंजीनियर बंदूक निकालकर कुत्ते के पीछे जाता है। एक के बाद एक 5 राउंड गोली चला देता है। गोली लगने के बाद कुत्ता पास की एक नाली में गिर जाता है। आरोपी अपनी बंदूक लिए वहां से वापस चला जाता है। इस दौरान पीछे मुड़कर कुत्ते को देखते भी रहता है। जब घटना की जानकारी मोहल्ले वालों को लगी तो हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिसमें इंजीनियर कुत्ते को गोली मारता दिख रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी इंजीनियर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ से झाड़ू युद्ध दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा युद्ध है। अगर आप भी इस युद्ध को देखना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। गंगा किनारे झाड़ू युद्ध की ये तस्वीरें हंसने और सोचने पर मजबूर कर रही हैं। भैया ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो झाड़ू युद्ध की नौबत आ पड़ी।
दर्जनों महिलाएं हाथों में डंडे वाली झाड़ू लेकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करती हुई नजर आ रही हैं। मामला यूपी के हापुड़ का है, जहां गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ब्रज घाट पर दर्जनों महिलाएं आपस में भिड़ गईं। विवाद पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। ब्रज घाट में हुई इस घटना में महिलाएं सफाई कर्मियों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। वीडियो में महिलाएं डंडे वाली झाड़ू से एक दूसरे पर प्रहार करती दिख रही हैं। महिलाएं झाड़ू से तो एक दूसरे को मार ही रही हैं, साथ में एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे के साथ मलयुद्ध करने को भी तैयार हैं। दुश्मन से एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, तभी तो जिसे जो मिला दे दनादन दे दिया। हुई मारपीट को लेकर किसी भी पक्ष ने कोई भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको मध्य प्रदेश से लाइव सुसाइड दिखाने जा रही हूँ। महिलाओं से परेशान होकर आत्महत्या करने के मामले देश के कई शहरों से सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर का है। सागर में क्या हुआ है, आखिर क्यों लाइव सुसाइड का मामला सामने आया, रिपोर्ट। नहीं चाहता यार। एमपी के सागर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइव फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं जीना नहीं चाहता यार। सामने दिख रहा होगा तुमको। मृतक की पहचान राहुल अहिरवार के रूप में हुई है। आत्महत्या से पहले राहुल ने इंस्टाग्राम लाइव के जरिए वीडियो में अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें उसने एक महिला से प्रेम होने और शादी का झांसा देकर बाद में महिला से धोखा खाने की बात कही। परिजनों ने छतरपुर की रहने वाली यूट्यूबर युवती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल के भाई ने बताया कि यूट्यूबर युवती अक्सर घर आया जाया करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2 जून को राहुल का जन्मदिन था, उस दिन भी वो घर आई थी और राहुल को उज्जैन घुमाने के लिए ले गई थी। 1 महीने पहले हम लोग एक शादी में मिले थे, जानवी नाम की लड़की से। हम थे, हमारा छोटा भाई था। उसके बाद में ये लोग घूमते थे, फिरते थे। देखो वो तो भैया उसके पास पैसा आता था, बुलाती थी। उज्जैन ले गई 2 जून को, उसका बर्थडे था। हमारे घर आई, 1 बार आई दिन में। बाद में इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि इसने बात ही नहीं की और वो बाद में मर गया। वो मेरे घर पे आती जाती रहती थी। मेरे लड़का से वो बोलती थी कि मैं आपके साथ शादी करूँगी। उसके बाद मुझे पता नहीं इन दोनों की क्या बीच में बात हुई। फिर उसके बाद में मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। राहुल पिता दीपराज अहिरवार नाम के लड़के ने फांसी लगा ली है। उसको उसके भाई के द्वारा सूचना दी गई थी कि इंस्टाग्राम पर वो कोशिश कर रहा है फांसी लगाने की। जाके उसके घर पर देखा जाए तो जब वो उसके घर गया था तो वो मृत अवस्था में फांसी पे लटका पाया गया। इसकी रिपोर्ट पर चौकी में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। प्यार, धोखा और फरेब की घटनाएं सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि रिश्तों पर भरोसा करें तो कैसे करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ ही दमदार 10 में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। आगे देखिए खबरों की दुनिया का सबसे दमदार बुलेटिन न्यूज़ ट्यूब। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?